प्रतीक अपने काम के सिलसिले से यूपी जाता है और वहाँ काम कर रहा होता है। तभी प्रतीक की टक्कर धरा नाम की लड़की से होती है। धरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो प्रतीक का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, अरे ओ शहरी बाबू, आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ लड़की खड़ी है और तुम दमदमाते हुए चले जा रहे हो? जान के धक्का मारे हो ना तुम हमको? देखो, हमको कोनो ऐसी वैसी लड़की मत समझना, यूपी की लड़की हैं, धक्के में कट्टा चला देती हैं। अरे नहीं दीदी जी, मुझे माफ कर दो, गलती से धक्का लग गया। मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया, मुझे कुछ मत करना। मेरा घर परिवार है, मेरी माँ और उन लोगों को मेरी बहुत चिंता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उन लोगों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया। मैं कान पकड़कर उठक बैठक भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ मत करो, बस मुझे माफ कर दो। अरे तुम तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। अभी तक तो हमने कट्टा निकाला नहीं, कट्टे का जलवा दिखा तब तो तुम्हारी पैंट ढीली और गीली दोनों हो जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ हमको, हम तुम्हें कहाँ से दीदी नजर आती हैं, जो तुम हमको दीदी बोल रहे हो? हम इतनी सुंदर कन्या हैं कि कोई हमको देख ले तो लट्टू हो जाता है, और तुम हमको दीदी बोल दिए। अरे यही बोल देते कि जान के धक्का मारे थे क्योंकि तुमको हम खूबसूरत लगे। लेकिन नहीं, पहली बात तो ये बोल दिया कि गलती से धक्का लगा, और दूसरी बात दीदी बोलकर हमारा इंसल्ट कर दिए तुम। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको क्या बोलूं, कैसे माफी मांगू? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी हुआ गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरा जो भी काम था वो मैं कल आकर कर लूंगा। प्रतीक घबरा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन धरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको पूरी यूपी घुमाती है। कई दिन तक प्रतीक यूपी में रहता है। अब उसे धरा काफी पसंद आने लगी थी। धरा को भी प्रतीक काफी पसंद आने लगा था। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद प्रतीक धरा को लेकर शहर में आ जाता है, जहाँ उसकी माँ और छोटा भाई अनुज रहते हैं। प्रतीक की माँ शांति धरा को देखकर गुस्से में प्रतीक से बोलती है, ये किस लड़की को तू हमारे घर में उठा कर ले आया? अरे कौन है ये लड़की? आज तक तूने किसी लड़की से बात नहीं की और अब लड़की को तू सीधा घर में ही उठा कर ले आया। माँ, ये धरा है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। मेरी मुलाकात धरा से यूपी में हुई थी और उसके बाद मुझे धरा इतनी पसंद आई कि हम दोनों ने शादी कर ली। मुझे पता है आपको मेरी इस हरकत से काफी बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं धरा को भी कोई गम नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ पर धरा से शादी कर ली और मैं अपने साथ घर ले आया। हे भगवान, मेरा क्या होगा? तू इस लड़की को उठा ले आया? अरे मैंने तेरे लिए कितने सपने सजाए थे और तूने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। इस लड़की ने ऐसा कौन सा तेरे ऊपर जादू कर दिया कि तुझे अपनी सगी माँ नजर नहीं आई, अपना सगा भाई नजर नहीं आया? देख, मैं तेरी शादी को नहीं मानती। जैसे तू इस लड़की को घर लेकर आया है वैसे ही लेकर चला जा। अरे अम्मा जी, हम अभी तक शांति से खड़े हैं तो तुम्हें शांति से समझ नहीं आया? हम यूपी से हैं, हमको अगर कोई मना करे या हमको किसी की बात का बुरा लग जाए ना, तो हम उस इंसान को तब तक बुरा लगवाते हैं जब तक हमको खुशी नहीं मिलती। हम आपकी बहुरियां हैं तो हमको आशीर्वाद दो, खुश रहो हमारे साथ, वरना कहीं खुश नहीं रह पाओगी। ये बात अच्छे से समझ लो। धरा का धमकाना सुनकर शांति और अनुज दोनों ही धरा को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शांति को अपनी यूपी से आई बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर उसे नीचा दिखाती रहती थी। कुछ दिनों बाद अनुज बुरी हालत में घर जाता है। अनुज को ऐसी हालत में देखकर धरा बोलती है, अरे देवर जी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? आप हमारे देवर होकर पिटकर आ गए हो क्या? हमको बताओ, आपको कौन मारा है? आपको जो कोई भी हाथ लगाया होगा ना, आज उसके हम हाथ तोड़ देंगे। वो न हाथ धोने लायक बचेगा न खाने लायक। बताओ कौन मारा है? अरे भाभी, वो मेरी कुछ दोस्तों से लड़ाई हो गई थी तो मैं रास्ते में उन्हें अकेला मिल गया, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मैं अकेला था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब वहाँ पे जाकर क्या कर लोगी? खैर छोड़ो, मैं भी इस बात को क्यों भूल जाता हूँ, ऐसा तो लड़ाई बढ़ेगी ना। अरे हम लड़ाई बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, हम बस लड़ाई खत्म करने में विश्वास रखते हैं। और लड़ाई उन्होंने शुरू करी है, हम जाकर लड़ाई खत्म करके आते हैं। तुम बस चलो हमारे साथ और बताओ किसने ये तुम्हारा हाल किया है, फिर बाकी सब हम देख लेंगे। धरा के आने के बाद से मोहल्ले में लोग अब शांति के घर में आना जाना बंद कर देते हैं। मोहल्ले के लोग धरा से काफी डरते भी हैं और इसीलिए शांति को और भी अपनी यूपी से आई हुई बहू पसंद नहीं आ रही। ऐसे ही दिन निकल रहे थे।
कुछ दिनों बाद शांति अपनी पड़ोसन सुमन के साथ अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी सुमन शांति का मजाक बनाने लगती है। अरे शांति, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। नाम शांति और घर में अशांति फैलाने वाली बहू आई है, जो कि बस हर वक्त लड़ाई करती रहती है। मैं तो बस इसीलिए तेरे घर में नहीं आती। वैसे तेरे घर में हर वक्त बंदूकें तो चलती रहती होंगी ना। तेरा जन्मदिन आने वाला है, तेरी बहू बंदूक ही तुझे तोहफे में देगी ना। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू मेरा मजाक क्यों बना रही है? अरे अब जैसी भी बहू आई है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बेटे को पसंद है तो मैं भी चुप रह गई। अब वो दोनों जाने, उनको आगे की जिंदगी बितानी है, तो तू उसमें बोलने वाली होती कौन है? तेरे घर में थोड़ी ना आई है ऐसी बहू। मेरी बहू के खिलाफ बोले जा रही है। अरे तेरी बहू के खिलाफ मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला बोल रहा है। अब तू लाई ही ऐसी बहू है यूपी से। पता नहीं तू कैसे रह रही है। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि तुझे मोहल्ले से निकलवा दें। सुमन की बात सुनकर वहाँ धरा आ जाती है और सुमन से बोलती है, का हो चाची, तुम इधर मजाक बना रही हो हमारी अम्मा का, और तुम्हें हमसे डर भी लगता है? अब यूपी की बहू आई है घर में तो ख्याल रखो कि हम तुम्हारा क्या क्या कर सकते हैं। बताओ तो करके दिखा देते हैं। अभी हमारा कट्टा लेके आते हैं। तुमको जो दिखाएंगे ना, मोहल्ले से निकलवाने वाली तो क्या, निकलने वाली भी नहीं बनोगी। इसलिए कह रहे हैं तुम सीधा घर में घुस जाओ और घर से बाहर मत निकलना। धरा की बात सुनकर सुमन तुरंत वहाँ से चली जाती है और शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, बहू हद होती है किसी चीज की। मैं तुझे कभी कुछ बोलती नहीं, तेरी चीजों में कमी नहीं निकालती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरती हूँ। थोड़ी हद में रहकर बड़ों से बात करने की तमीज डाल ले। यूपी से आई बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अब भी यूपी में है। अब तू शहर में है तो थोड़ा तमीज सीख ले। धरा को किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ही अकड़ में रहती थी। कुछ दिनों बाद धरा बाइक चलाते हुए जा रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। धरा आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे कोई बचाओ, हमको बचाओ, कोई है? देखो तुम लोग जो भी हो, हमको छोड़ दो, वरना ऐसा तुम्हारा हाल होगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें ही नहीं आ पाएंगी। छोड़ दो हमको। धरा खुद को बचा नहीं पा रही होती है कि तभी वहाँ शांति कट्टा लेकर आती है और इन गुंडों को मार भगाती है। अपनी सास को नए अंदाज में देखकर धरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपनी सास से बोलती है, अम्मा जी, जो कुछ हुआ अभी वो सपना था का? नहीं बहुरिया, वो बिल्कुल सच था, क्योंकि हम भी यूपी से आए हैं और देख, मैंने यूपी से आकर भी खुद को बदल लिया। तो तू भी बदलने की कोशिश कर। मेरे आगे ज्यादा दिखाया मत कर कि तू यूपी से आई है। तू लोगों को डरा सकती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाई। मुझे आना पड़ा, इसीलिए अब अपने यूपी से आए हुए अंदाज को थोड़ा कम कर दे। अपनी सास का अंदाज देखकर धरा की गति में धीमापन आ जाता है। यूपी से आई बहू अब शहर वाली बहू बन जाती है। सावन का महीना चल रहा था। झमाझम बारिश हो रही थी। लोग कांवड़ लेकर जा रहे थे। सुजाता एक गरीब परिवार की बहू थी। सुजाता का पति मोहन एक मूर्तिकार था और वो अक्सर बीमार रहता था। 6 महीने बीत गए, मूर्तियों का कोई भी ऑर्डर हमें नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले त्योहारों में हम क्या करेंगे? गरीबों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। सुजाता, ऑर्डर तो मिला था, लेकिन मेरे बीमार होने की वजह से हम उनका ऑर्डर नहीं पूरा कर पाए। तुम अकेली भला कितनी मूर्तियां बना पाओगी? आप परेशान मत होइए। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। हमारे अंदर कला है तो काम कभी न कभी हमें मिलेगा ही। मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। सुजाता, गांव के सभी लोग कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, हम भी चले क्या? हम कैसे जा सकते हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे। इस सावन भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुजाता और उसका बीमार पति कांवड़ यात्रा लेकर निकल गए। बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे थे। कांवड़ लेकर मोहन की पत्नी चल रही थी। मोहन बार बार जिद करता रहा कि कांवड़ वो उठाएगा, पर सुजाता ने अपने पति को कांवड़ नहीं उठाने दी। सुजाता, जब थक जाना तो कांवड़ मुझे पकड़ा देना, मैं लेकर चलूंगा। अब बार बार ये कहना बंद करो। आप कमजोर हो गए, आप इतना भार नहीं उठा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी अमीर घर की बहू माया भी कांवड़ यात्रा लेकर जा रही थी, लेकिन वो सबसे अलग थी। सभी की नजरें उस पर थी। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी कांवड़ स्कूटी पर लेकर जा रही थी। आगे उसकी सहेली स्कूटी चला रही थी और माया पीछे बहुत छोटे छोटे बर्तन में गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जा रही थी। पिंकी, धीरे धीरे स्कूटी चलाना, गिर जाएगी।
यार कहीं स्कूटी रोक कर आराम कर लेते हैं। स्कूटी चलाते चलाते थक गई हूँ मैं पीछे कावड़ पकड़ कर बैठी हूँ। मुझे कोई थकावट नहीं हो रही और तू स्कूटी चलाते चलाते थक गई। ठीक है, तो जब तेरा मन करे तब बता देना, मैं स्कूटी रोक दूंगी। थोड़ी देर बाद माया ने देखा कि कुछ लड़के बाबा भोलेनाथ के नशे में चिलम पी रहे थे। पिंकी, स्कूटी रोक, जल्दी रोक। क्या हुआ, थक गई ना? मैं तेरी तरह आलसी नहीं हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं आई है। वो देख, वो लड़के बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। चल जल्दी से, हम लोग भी ले लेते हैं। वैसे भी यहाँ पर वोडका तो मिलेगा नहीं। माया के इतना बोलते ही पिंकी ने स्कूटी रोक दी। दोनों लोग भागकर उन लड़कों के पास गए। सुनो, क्या मुझे भी थोड़ा वो बाबा का प्रसाद मिल सकता है? लड़के हैरान हो जाते हैं। अरे भौजी, आप भी बाबा का प्रसाद लेती हो क्या? क्यों, बाबा ने ये प्रसाद सिर्फ तुम लड़कों के लिए बनाया क्या? नहीं 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 नहीं, बाबा तो सबके हैं। अरे जब बाबा सबके हैं तो चिलम इधर भी पकड़ा ना। पिंकी ने उन लड़कों से चिलम छीन ली और सुट्टा मारने लगी। उसके बाद माया ने पिंकी से चिलम छीन ली और वो भी सुट्टा मारने लगी। इस तरह पूरी चिलम खत्म कर दी उन दोनों ने। ये ले, पकड़ अपनी चिलम। भौजी, आराम से जाना। चल पिंकी, तू कावड़ उठा, अब स्कूटी तेरी बहन चलाएगी। नशे में लड़खड़ाते हुए माया ने स्कूटी स्टार्ट की। पिंकी कावड़ के पीछे बैठ गई। चल पिंकी, अब आएगा मजा कावड़ यात्रा का। बम बम भोले। इस तरह दोनों नशे की हालत में स्कूटी से चली जा रही थी। रास्ते में दोनों को बहुत सारे कावड़ यात्री पैदल चलते हुए दिखाई दिए, जिनका ये दोनों बहुएं मजाक उड़ा रही थी। ओ गरीबों, तुम लोगों ने पूरी जिंदगी गुजार दी कावड़ यात्रा करते करते, क्या मिला तुम लोगों को? भोले बाबा भिखमंगों को कुछ नहीं देते। माया के इतना बोलते ही आसमान में बिजली कड़कने लगी और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी कावड़ यात्री बारिश होते ही खुशी से झूम उठे। वहीं पर सुजाता और उसका पति मोहन भी मौजूद थे। बारिश में मोहन बाबा की भक्ति में नाचने लगा। सुजाता अपने पति को डांस करता देख खुश हो गई। पिंकी, देख इन जाहिलों को, फटे कपड़े पहनकर सबके सामने नाच रहा है ये आदमी। भोले बाबा इन कीड़े मकोड़ों से ही तो परेशान है। माया सामने देख। इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, उसने सुजाता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कावड़ गिर गई और सारा गंगा जल जमीन पर गिर गया। मोहन ने उसे उठाया और पानी पिलाया। जल्दी भगा। माया ने स्कूटी तेज की और वहाँ से दोनों भाग गई। पब्लिक चिल्लाती रही पर दोनों नहीं रुकी। अरे बहन जी, आप लोग परेशान मत हो, आप मेरा गंगा जल ले लो। नहीं भाई साहब, हमारी कावड़ यात्रा भंग हुई है। आप मेरी वजह से अपनी कावड़ भंग मत कीजिए। शायद भोले बाबा हमारी परीक्षा ले रहे। सुजाता, तुम परेशान मत हो, लाओ ये कांवड़ दो। मोहन ने उन बर्तनों में बारिश का पानी भर लिया। गंगा जल नहीं है तो क्या हुआ, इतनी तेज बारिश भोले बाबा की जटाओं में विराजमान गंगा नदी की ही हो रही है शायद। सही कहा आपने, शिव की जटाओं से साक्षात माँ गंगा ही बरस रही है। तो इस तरह सुजाता और मोहन ने बारिश का पानी अपने बर्तनों में भरा और अपनी कावड़ लेकर वहाँ से निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ पिंकी और माया स्कूटी से नशे में फर्राटेदार स्कूटी भगाते हुए चली जा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़क पर पानी भर गया था, इसलिए अचानक उनकी स्कूटी का टायर डगमगा गया और फिसलकर वो दोनों गिर गई और बेहोश हो गई। यह देखो इन नशेबाज लड़कियों को, ये वही दोनों लड़कियां हैं ना जिन्होंने हमसे गांजा मांगकर पिया था। अरे जब बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों पी लेती हो। चलो चलो भाई, आगे बढ़ो, लड़कियां बहुत घमंडी है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुजाता और मोहन चलते चलते उसी जगह पहुंच गए जहां पर दोनों लड़कियां बेहोश पड़ी थी। सुजाता, रुको रुको, ये तो वही लड़कियां हैं ना, लगता है एक्सीडेंट हुआ है इनका। हाँ, मैं उनकी मदद करनी चाहिए। सुजाता और मोहन उन दोनों लड़कियों के पास रुक गए और उन्हें होश में लाने लगे। उठो उठो, क्या हुआ? मोहन जल्दी से पानी दो। सुजाता ने अपनी कावड़ एक किनारे रख दी। मोहन ने उनकी स्कूटी उठाई और सुजाता ने उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद कुछ फल भी उनके पास थे, वो भी उन्हें खिलाए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। मुझे माफ करना बहन, मैंने तुम लोग को बहुत उल्टा सीधा बोला था और टक्कर मारकर सारा गंगा जल गिरा दिया था और तुम लोगों ने उल्टा मेरी ही मदद की। हम सब भोलेनाथ के भक्त हैं, हमें हर तरीके के इंसान पसंद है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब परमात्मा को हर तरीके के इंसान स्वीकार है तो मैं कौन होती हूँ किसी भी इंसान को अस्वीकार करने वाली। आज समझ में आया कि इंसान पैसों से चाहे जितना अमीर बन जाए, पर दिल से अमीर वो कभी नहीं बन सकता। सच्चा अमीर वही है जो अंदर से अमीर हो। पिंकी, तू ये स्कूटी लेकर धीरे धीरे चल, मैं अभी इन लोगों के साथ पैदल कावड़ यात्रा लेकर चलूंगी। तो इस तरह माया भी सुजाता के साथ पैदल ही कावड़ यात्रा ले जाने लगी।
शाम ढल चुकी थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी सारे लोग कावड़ यात्रा लेकर भोलेनाथ के दरबार पहुंच गए। जैसे ही वो लोग दरबार से लौटे, मोहन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। सुजाता, मैं अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कभी बीमार था। इतनी ज्यादा एनर्जी मैंने आज तक महसूस नहीं की। ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। मैंने कावड़ यात्रा उठाने से पहले ही कहा था कि बाबा इस सावन हमारा भला जरूर करेंगे, और आप पूरी तरह से ठीक हो गए। सुजाता बहन, सिर्फ आपके पति ही नहीं बल्कि हम दोनों भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। भोलेनाथ के नाम पर हम सब नशा किया करते हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो धतूरे भी खा जाते थे। तो क्या हम लोग धतूरा बर्दाश्त कर पाएंगे? चलो, कम से कम इस कांवड़ यात्रा के जरिए आप दोनों की मानसिकता तो सुधरी। अब हम प्रभु का नाम लेकर घर चलते हैं और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह वो सारे लोग अपने घर कावड़ यात्रा पूरी करने के बाद वापस आ गए। घर आने के बाद सुजाता और मोहन ने अपने घर में ही भोलेनाथ की पूजा की और रात में सो गए। सुबह जैसे ही सोकर सुजाता मोहन उठे, उनके घर खन्ना साहब आ गए। क्या आप ही मशहूर मूर्तिकार मोहन जी है? हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ। देखिए, दिवाली आने वाली है। मैंने बहुत जगह पता किया तो सभी ने यही बताया कि सबसे अच्छे मूर्तिकार आप ही हो। इसीलिए मैं आपको 50 लाख मूर्तियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। क्या आप कर पाएंगे? मोहन और सुजाता खन्ना साहब की बात सुनकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि बीमारी की वजह से वो लोग बहुत दिनों से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी पूरा करना है। मैं शाम को आता हूँ और मूर्तियां बनाने का सारा सामान आपको दे देता हूँ। जितना जल्दी हो सके आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी देने वाला हूँ, अगर ये टाइम पर कर दिया तो। खन्ना साहब इतना कहकर वहां से चले गए। सुजाता और मोहन तुरंत ही भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद अदा करने लगे। हे भोलेनाथ, हमने सुना था कि अगर किसी का बुरा न करो तो हमारे साथ कभी न कभी अच्छा जरूर होता है, और आप अपना चमत्कार जरूर दिखाते हैं। पर आज हमने अपनी आंखों से आपका चमत्कार देख भी लिया, वरना यूं अचानक इतनी सारी मूर्तियों का ऑर्डर हमें नहीं मिलता। इस तरह धीरे धीरे उनको मूर्तियों के बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहे और उनका जीवन बहुत खुशहाल बीतने लगा।